सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हेमंत कुमार श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। वेलकम टू यूरॉन, द वन ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल कंप्यूटर साइंस कोर्सेज। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी डोमेन है जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक डोमेन में पड़ती है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं उन सबको एक ट्रेनिंग कराई जाती है साइबर सिक्योरिटी की, कि कैसे वे जब काम कर रहे होते हैं तो किस तरह से अपने सिस्टम को वर्नेबिलिटीज से बचा कर रखे, और जो पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें किसी भी तरह के फिशिंग या मालवेयर अटैक्स को होने से वो अपने एंड से प्रिवेंट कर सके। आज ये एक डेमो लेक्चर होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के लिए को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए। सबसे पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, किस तरह से वो वर्क करता है, वो आपको आना चाहिए। दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स हो गया या फिर विंडोज़ हो गया, जो कि अलग अलग तरीके के होते हैं, या फिर आपको क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हुए, उन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद आपको फिर ज़रूरत पड़ जाती है नेटवर्किंग की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइबर सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटीज़ की जो दुनिया है उसमें। और इसके बाद फिर आपको चाहिए होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, जो कि कंपलसरी हो जाता है। और आज जो हम लेक्चर देने वाले हैं, लेक्चर का टॉपिक होगा नेटवर्किंग, सिक्योरिटी प्रिंसिपल। सिक्योरिटी प्रिंसिपल क्या होता है? तो सिंपल सा एक मानक तैयार किया गया, CIA ट्रायड, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो सिक्योरिटी किस तरह से होता है, एक एग्जांपल मैं अगर देता हूँ बैंकिंग सिस्टम का। तो बैंकिंग सिस्टम में अगर सिक्योरिटी को देखा जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता है। जैसे यदि आप किसी नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो तो वो जो आपका पासवर्ड होता है या फिर आपकी जो कस्टमर आईडी होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, जो सिर्फ आपको पता होती है या फिर बैंक के द्वारा आपको दी जाती है। दूसरा जो पैरामीटर है वो हो गया इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि जो डाटा है उसे ऑथराइज्ड यूज़र ही एक्सेस कर सके। यानी कि यदि आपके पास एक्सेस आईडी है या फिर आपके पास उसका पासवर्ड है, तभी आप उसे यूज़ कर सकते हो और कोई भी उसे ब्रीच नहीं कर सकता। वो हो गया इंटीग्रिटी। और अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर डाटा अवेलेबल है किसी क्लाउड सोर्स पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सबसे ज़रूरी हो जाता है उसका टाइम पर अवेलेबल होना। जैसे कि कोई भी नहीं चाहता कि जब वो मोबाइल बैंकिंग कर रहे हो या फिर नेट बैंकिंग कर रहे हो तो किसी भी कारण से सिक्योरिटी को लेते हुए उनका जो सर्वर है वो डाउन रहे, या फिर वो रन टाइम में अपने जो टास्क है उसको कंप्लीट ना कर पाए और सर्वर डाउन दिखाए। तो सिक्योरिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है, ऑन द लेमन लैंग्वेज, CIA ट्रायड को फॉलो करने वाला रूल्स। यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी भी होना चाहिए डाटा में, इंटीग्रिटी भी होना चाहिए और अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। और अलग अलग तरह के सिक्योरिटी ट्रेंड्स होते हैं, जैसे कि यदि आप इसे नेटवर्क के साथ रखते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी कि जो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर जो आपकी वाइड एरिया नेटवर्क है, जैसे कि ऑन द वेरी ग्राउंड लेवल जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका एक्सेस अनऑथराइज्ड ना हो, उसके जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है किसी में भी मालवेयर अटैक ना हो, या फिर किसी भी तरह से आपके वाईफाई पर कोई अटैक ना हो। दूसरा हो जाता है सिस्टम। तो सिस्टम दो तरह के हो जाते हैं, एक आपका वर्चुअल सिस्टम हो गया और एक आपका हो गया फिजिकल सिस्टम। तो जो वर्चुअल सिस्टम होती है और जो फिजिकल सिस्टम होती है, दोनों के लिए सिक्योरिटी रखना ज़रूरी है। तीसरा हो जाता है डेटा। तो डेटा में आ गया आपका जो डेटाबेस हो गया, फिर से आपका आता है जितने भी आपके सोर्स कोड हो गए, और फिर एप्लीकेशन में आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, जैसे कि आपके जो क्लाउड एप्लीकेशन हो गए या फिर जो आपके ऐप स्टोर पर एप्लीकेशन है उसके जो सोर्स कोड को कोई ब्रीच ना कर सके। क्लाउड, तो जैसे कि क्लाउड फिशिंग का आपने बहुत सुना होगा कि जैसे कि हमारा जो ईमेल होता है वो क्लाउड पे होस्ट होता है,
और ईमेल फिशिंग या फिर जो मालवेयर अटैक होते हैं उसके थ्रू क्लाउड पे आपके जो इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होते हैं उसको ब्रीच करके यूज़ करने की कोशिश की जाती है। आईओटी सिक्योरिटी, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और आजकल का ज़माना ऐसा है कि गाड़ियाँ भी जो आती हैं उसमें भी आईओटी डिवाइसेस ही लगे हुए हैं, तो यदि उसकी सिक्योरिटी के लिए एक कदम नहीं उठाया जाता है तो उसे भी हैक करना थोड़ा आसान हो जाता है, या फिर वो अनब्रीचेबल नहीं रहते, उसे ब्रेकेबल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये यूज़ होती है पेमेंट इंटरफेसेस में। ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, ये सब आपने सुना होगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है किसी को भी सर्टिफिकेट जनरेशन में, यानी कि मान लीजिए आपका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर भी ब्लॉकचेन सिस्टम पे वर्क करता है। सो यहाँ भी ऑथेंटिसिटी ज़रूरी हो जाती है कि आप अगर किसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या वो ऑथेंटिक पर्सन है उस सर्टिफिकेट का। सो ये हो जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और अब नया ज़माना का एआई। सो एआई में भी सिक्योरिटी की बहुत से थ्रेट्स होते हैं, ये सब हम लोग आगे जा कर के और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो थ्रेट्स क्या होते हैं, तो थ्रेट्स को सिंपल सा डिफाइन किया जा सकता है कि थ्रेट्स एक ऐसी वर्नेबिलिटी है जो कि आपके सिस्टम में आकर के आपके डिवाइस को, आपके नेटवर्क को, आपके एप्लीकेशन को या डेटा को स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, यानी कि उसे हार्म पहुंचा सकते हैं। और वर्नेबिलिटी क्या हुआ, तो एसेट, जैसे कि आपके जो डिवाइस होते हैं, नेटवर्क होते हैं या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं, वो किसी भी सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेट होता है। और हर एक एसेट में कुछ ना कुछ वर्नेबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि अगर डिवाइस आपका जो है वो रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेटेड नहीं है, या फिर उसमें जो पैच अपडेटेड होते हैं वो अपडेट ना किए गए हो, नेटवर्क में कहीं पे वर्नेबिलिटी हो, एप्लीकेशन में कोई ब्रीच हो, या फिर आपके डाटा के जो सोर्स कोड हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे में वर्नेबिलिटी इंक्रीज होती है और उसे एक्सप्लॉइट करके थ्रेड्स बन जाते हैं वो। यानी कि जब वर्नेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है हैकर्स के थ्रू तो ये थ्रेड्स के काउंट में आते हैं। और कॉमन टाइप ऑफ थ्रेड्स, तो यहाँ पे मालवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, फिशिंग हो गया। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है कि आपके जो सिस्टम है उसको या तो स्लो कर देना या फिर उसे किसी भी टाइप के वर्क को नहीं करने देना। दूसरा होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर दो तीन चीज़ों के काम आते हैं, या तो वो आपके लैपटॉप में आने के बाद आपके जो डाटा होते हैं उसे स्टील कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और फिर आपकी जो प्राइवेट या पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लीक करने के बहाने आपसे रैंसम यानी कि आपसे पैसे मांगते हैं। तीसरा हो जाता है फिशिंग। तो फिशिंग जैसे कि स्पूफिंग और फिशिंग जो होता है, ईमेल फिशिंग हुआ जिसके थ्रू आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको चोरी कर लिया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो आजकल सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इस केसेस में कई लोग आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करते रहते हैं और कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे आपके पर्सनल फ़ोटोज़ या आपके वीडियोस को लीक करके भी आपको धमकाया जाता है और इस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। चौथा है, नहीं पांचवा है आइडेंटिटी थेफ्ट। अभी एक केस स्टडी आ रही थी कि लोग कस्टम ऑफिसर बन के या फिर फेक पुलिस ऑफिसर बन के लोगों को कॉल कर रहे हैं और उनसे ये बता रहे कि आपका एक वीडियो लीक हो गया या फिर आपका एक पार्सल जो कस्टम पे पकड़ा चुका है उसमें इलीगल सामान है, तो इस तरह से आपको थ्रेट दे करके और एक इमोशनली आपको वो लोग हम पहुंचा रहे हैं कि आप तुरंत उनके बातों में आ जाओ और उसके बाद फिर वो आपसे पैसे ले सके। और डिनायल ऑफ सर्विस, कुछ तरह के मालवेयर्स और अटैक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर या सिस्टम को सही तरीके से रन नहीं होने देना चाहते, सिस्टम डाउन करने के लिए। यानी कि मान लीजिए एक एप्लीकेशन है, उसको डाउन करने के लिए भी बहुत से अटैक्स किए जाते हैं। और उसके बाद सीक्वल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन में जो एक हार्मफुल एसक्यूएल को इंजेक्ट किया जाता है आपके सिस्टम में जिससे कि आपको डेटा ब्रीचेस का प्रॉब्लम हो सके। और फिर है इनसाइडर थ्रेट,
जैसे कि अगर आप किसी वेंडर पे डिपेंडेंट हो अपने सिस्टम को लेकर के, अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज को लेकर के, और उसके थ्रू अगर कोई थ्रेफ्ट आता है तो वो इनसाइडर थ्रेफ्ट में आता है। और इसके लिए सिक्योरिटी लेयर्स रखे जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो पहला होता है फिजिकल सिक्योरिटी, यानी कि आपके जो डेटा सेंटर हो गए या फिर सर्वर रूम हो गए, उसके जो एक्सेस होते हैं वो ऑथराइज्ड यूज़र को ही मिले। दूसरा हो जाता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस, यानी कि जो आइडेंटिटी आप अगर प्रोवाइड करोगे देन आपको एक्सेस मिलेगा किसी भी पर्टिकुलर डेटा का। और उसके बाद हो जाता है पेरीमीटर। पेरीमीटर एक्सेस हो गया। उसके बाद फिर नेटवर्क एक्सेस, यानी कि ऐसा भी होता है कि आपका एक प्रॉपर लोकेशन रहता है कि इस लोकेशन से और इस नेटवर्क डिवाइस के थ्रू ही या फिर इस वीपीएन के थ्रू ही आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। ये भी बहुत हद तक आपको डेटा ब्रीचेस को होने से रोकता है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जीआरसी फाउंडेशन, ये क्या हो गया? तो गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंसेस। तो गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंसेस पे गवर्नेंस में आपका आ जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गवर्नेंस पार्ट होता है, उसमें स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा, किस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, किस तरह से वर्क एफिशिएंसी को मॉनिटर किया जाएगा और किस तरह से उसका कल्चर होगा। एंड रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो आइडेंटिटी थेफ्ट को एनालाइज करता है, कंट्रोल करता है और ट्रैक करता है। और कंप्लाइंसेस, यानी कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस होते हैं, लॉज होते हैं, उन सभी को फॉलो करते हुए, रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आपके ऑर्गेनाइजेशन को संभाले रखता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी के पर्पस में एक मॉडल होता है ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल, यानी कि इसकी जो सिंपल सी फिलॉसफी है, ट्रस्ट नो वन, वेरीफाई एवरीथिंग। यानी कि किसी पे भरोसा नहीं करना है जब तक कि वेरिफिकेशन कंप्लीट ना हो जाए। हर किसी पर्सन को क्रेडेंशियल देना होगा, देन उसे वेरीफाई करके सिस्टम में एक्सेस मिलेगा। वेरीफाई एक्सप्लिसिटली, यानी कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है रूथलेस वेरिफिकेशन, यानी कि जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, लोकेशन वेरिफिकेशन, डिवाइस वेरिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स के वेरिफिकेशन हो जाते हैं। और उसके बाद है यूज लेस लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, यानी कि किसी को भी जो एक्सेस मिल रहा है उसमें प्रिविलेज ना मिले। हर किसी को उस एक्सेस को पाने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा, हर किसी को वेरिफिकेशन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। और यूज़ ट्रस्ट ज़ीरो मॉडल का ये है कि आप अज्यूम करके चल रहे हो कि ब्रीच होगा, क्योंकि यदि सिस्टम है तो सिस्टम में वर्नेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन आकर के लॉकड इन करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल वर्क करता है कि वो अज्यूम करके चले कि सिस्टम ब्रीच होने वाला है, इस वजह से वो हर किसी को रूथलेसली आइडेंटिफाई करके सिस्टम को, और इसके जो 7 पिलर्स होते हैं, एटलीस्ट 6 पिलर्स होते हैं जो कि ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल के होते हैं। एक होती है आइडेंटिटीज़, दूसरी होती है डिवाइसेस, एप्लीकेशन, डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी जो होती है वो आपने पढ़ लिया। हाँ, अब होता है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। मान लीजिए आपका जो क्लाउड है उस पर आपने किसी सिस्टम को होस्ट करके रखा हुआ है, जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन जैसे कि होस्ट किया हुआ। अब जो क्लाउड में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सो इसका एक ऑब्वियस से आंसर है, डिपेंड करता है। किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपने किस तरह की सर्विस ली हुई है। जैसे एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी कि इसमें आपने क्या किया है, तो इसमें आपने कंप्यूटर के जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि आपके जो सीपीयू हो गए, आपके डाटा सेंटर हो गए, आपके प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, इन सबको आपने एज अ सर्विस प्रोवाइडर से लिया हुआ है। तो इस जगह पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका अपडेट्स है, वो करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। फिर एक होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो एज अ सर्विस वर्क करता है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का जो आपका
ऐप स्टोर हो गया या फिर ऐप आप उस पर होस्ट करते हो, तो वो आपका प्लेटफॉर्म हो गया, उस पर आप किसी चीज़ को होस्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म के बैकएंड में क्या चल रहा है नहीं चल रहा वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो आपको जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको प्रोवाइड कराएगी। और एक हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको कुछ नहीं देखना, आपको एक सॉफ्टवेयर मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट 365, वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया, या फिर आपका एडोबी हो गया, एडोबी फोटोशॉप। तो यहाँ पे होता है ऐसा है कि आप एक सब्सक्रिप्शन पे करते हो और इसके बाद जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बैकएंड में क्या प्लेटफॉर्म है, किस तरह से वो होस्ट हुआ है, किस डेटाबेस में आपका क्लाउड है, किस तरह से आप सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो, उसकी जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है वो सिस्टम प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर की होती है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रिटेन्ड बाय कस्टमर। ओके, सो ये क्या है, तो ये अलग अलग मॉडल्स है और ऑन प्रेमाइसिस का दिया हुआ है। यदि आप ऑन प्रेमाइसिस में किसी सिस्टम को सेटअप करते हो तो सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन और डेटा की हो, डिवाइस की हो, अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन की हो, या फिर एप्लीकेशन हो, नेटवर्क कंट्रोल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इतनी सारी चीज़ों की। पर जैसे ही आप जाते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि आप किस तरह से फिजिकल होस्ट को मैनेज करोगे, किस तरह से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करोगे, इन सब की जिम्मेदारी आपकी नहीं होती है। और जैसे जैसे आप पीएस मॉडल की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन और डेटा है उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होती है, डिवाइसेस की ज़िम्मेदारी आपकी होती है, अकाउंट एंड आइडेंटिटीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी होती है। पर आइडेंटिटी डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सास मॉडल, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। और उसके बाद आप आते हैं सास मॉडल पे, तो इस पे आपको एप्लीकेशन की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं होती, नेटवर्क कंट्रोल की ज़िम्मेदारी भी आपकी नहीं होती, वो सारा कुछ उनके तरफ से मैनेज किया जाता है। आपको बस जाना है, वर्क स्टेशन पे वर्क करना है, आपका काम ख़त्म। और अब अगला लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़ेंगे, यानी कि नेटवर्किंग क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को जानना सबसे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग जो है वो अलग अलग फील्ड में किसी तरह से वर्कफुल होता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।